मंदी के दौर से गुजर रहे रियल एस्टेट सेक्टर को इस बजट ने काफी निराश किया है। बिल्डरों का कहना है कि बजट में हुए ऐलान घर खरीदारों पर और बोझ बढ़ाएंगे। वहीं जो इक्के दुक्के ऐलान हुए हैं वो भी इस सेक्टर को कुछ खास राहत नहीं दे पाएंगे। नमस्कार, बजट महाकुंभ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बजट महाकुंभ में हम प्रॉपर्टी बाजार के लिए ऐलान और उनके इम्प्लीकेशंस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए प्रॉपर्टी जगत की कई बड़ी हस्तियां पूरे देश से आज हमारे साथ जुड़ रही हैं। मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ है सुनील मंत्री ग्रुप के चेयरमैन सुनील मंत्री, कुशमैन एंड वेकफील्ड के साउथ एशिया सीएमडी संजय दत्त साहब और नार ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन मंजू याग्निक। इसके अलावा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा और बंगलुरु से हमारे साथ हैं शोभा डेवलपर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जेसी शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बजट महाकुंभ में। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आइए एक नजर डालते हैं कि इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को क्या मिला और क्या नहीं। A person taking a loan for his first home from a bank or a housing finance corporation up to rupees 25 lakhs during the period 1/4/2013 to 31/3/2014 will be entitled to an additional deduction of interest of up to rupees 1 lakh. पहली बार घर खरीद रहे लोगों के लिए सुनने में ये थोड़ी राहत की खबर जरूर लगेगी, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका बजट 30 लाख रुपए तक का है। जबकि ये उम्मीद की जा रही थी कि इस तरह की छूट हर तरह के होम लोन लेने वालों को मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि इससे बड़े शहरों में घर खरीदने वालों के लिए क्या फायदा होगा, क्योंकि 25 लाख दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में मिलना नामुमकिन है। डेवलपर्स के मुताबिक 50 लाख से ज्यादा की खरीद बेच पर 1% टीडीएस देना होगा, जिससे घर और महंगे हो जाएंगे। जो अर्बन हाउसिंग है और उसके ऊपर एडिशनल टैक्स का बर्डन आएगा, वो घर थोड़े महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में जो है 50 लाख रुपए से ऊपर के घर जो है उनमें आपको 1% एडिशनल टीडीएस डिडक्शन देना पड़ेगा। इसके अलावा अब 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घर भी महंगे होंगे, क्योंकि इन पर लगने वाले सर्विस टैक्स में एबेटमेंट के तहत मिलने वाली छूट को 75 से घटाकर 70% कर दिया गया है। इसका सबसे ज्यादा असर मुंबई जैसे बड़े शहरों पर पड़ेगा, जहां पर अब एक 2 BHK फ्लैट का औसत भाव 1 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है। जमीनों के भाव, स्टैंप ड्यूटी, रेडी रेकनर के भाव, म्युनिसिपल टैक्सेस आप गिने जाएं तो मेरे हिसाब से ये बजट कोई राहत नहीं दे रही है जो घर खरीदते हैं। हालांकि हाउसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए रूरल हाउसिंग बोर्ड को 6000 करोड़ रुपए देने की बात बजट में कही गई है। साथ ही इस तरह का अर्बन हाउसिंग फंड बनाकर उसमें 2000 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। लेकिन बिल्डर्स को इसमें कुछ खास फायदा नहीं नजर आ रहा है। श्रीमी चौधरी, मुंबई। चलिए, तो ये था वो कुछ जो इस बजट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मिला। ये कितना काफ़ी है, क्या इससे इंडस्ट्री का भला हो पाएगा, और साथ ही साथ जिसके लिए इंडस्ट्री यानी खरीदार ग्राहक, उनको इससे कितनी रिलीफ मिलेगी, इस पर सबसे चर्चा करेंगे। रिएक्शन लेते हैं सबसे शुरुआत में। मंत्री जी, आप इस बजट को किस तरीके से देखते हैं? काफ़ी उम्मीदें थी सरकार से, और इस समय जो इकोनॉमी की कंडीशन है उसे देख के लग रहा था कि शायद बड़े ऐलान होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रियल एस्टेट के माध्यम से एक 1.5 to 2% जीडीपी ग्रोथ जो आसानी से अचीव करना संभव था। मेरे ख्याल से वित्त मंत्री जी ने वो मौका खो दिया है। हमारे सामने जीडीपी जैसे हमने देखा अभी 4.5% पे आ गई है। दिसंबर का जीडीपी अगर हम देखें तो रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा, ये तीनों सेक्टर मिला के 1.5% to 2% दे सकते हैं। हम उम्मीद रख रहे थे कि ये क्षेत्र को इंडस्ट्री का दर्जा मिले, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कुछ खास सहूलियत दी जाए, क्योंकि 40% टैक्सेस कंपोनेंट होता है अफोर्डेबल हाउसिंग में। मतलब 10 लाख का आप मकान खरीदते हैं तो करीबन 4 लाख रुपए टैक्सेस कंपोनेंट है, और 6 लाख रुपए एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है प्लस लैंड कंपोनेंट है। एक अफोर्डेबल हाउसिंग के माध्यम से ये सेक्टर को फिर से उभारा जा सकता था। करीबन 250 इंडस्ट्री जो इस पर डिपेंड है, लोगों के बड़े रोजगार की बात है। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें संभव थी प्रोवाइडेड अफोर्डेबल हाउसिंग पे वित्त मंत्री जी ज़्यादा फोकस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी चीज़ें चूक गई है। ऑन द कॉन्ट्री, लग्जरीज होम पे एक सर्विस टैक्स बढ़ गया है, मतलब वो और भी महंगे हो जाएंगे। टीडीएस 1% की एक समस्या है, जिससे 1% और कॉस्ट बढ़ जाएगी, और बाकी जो चीज़ें हैं, तो ओवरऑल कुछ मिला के रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए ये बजट में कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। बिल्कुल
राइट। मंजू, आपकी क्या रिएक्शन होगी? जैसा मंत्री जी कह रहे हैं कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी और भी इसके अलावा इंडस्ट्री के दर्जे की मांग थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के दर्जे की मांग थी, काफ़ी कुछ होता। अगर सिर्फ एक इंटरेस्ट सबवेंशन की जगह और कुछ करते तो शायद बजट हाउसिंग और आगे बढ़ती। तो आपको लगता है हुआ है सफिशिएंट कुछ? कुछ एक इम्प्रूवमेंट्स आए हैं, जैसे 25 लाख के ऊपर लोन में उन्होंने एक एडिशनल 1 लाख रुपए का बेनिफिट दिया, कुछ और मूव भी किए हैं। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जैसे सुनील जी ने कहा कि डेफिनेटली इंडस्ट्री स्टेटस आता है तो उसके साथ इंक्लूडेड बहुत सारे बेनिफिट आते हैं जो आने चाहिए थे। प्लस एक जीएसटी जिसकी हमारे लिए बहुत टाइम से हम लोग डिमांड कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं आया। वो आता है तो बहुत सारे रेगुलेशन आ जाते हैं, उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता था। और बिकॉज पिछले कुछ सालों से एक लिक्विडिटी क्रंच आ रहा है, उससे हम लोग आराम से निपट सकते थे, जो एक बहुत बड़ा इशू है। बट डेफिनेटली आई शुड से जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिए हैं अभी आज की डेट में। फंड के लेवल से लीजिए या फिर आप उसमें देखिए जो उन्होंने रोडवेज एंड अपना वाटरवेज के लिए उन्होंने दिया है, वो एक अच्छा मूव है। लेकिन अगर देखा जाए तो रूरल सेक्टर और अदर सेक्टर्स में फिर भी कुछ अच्छा उन्होंने किया है। मगर अगर आप अर्बन डेवलपमेंट में जाएं, अर्बन स्कीम्स में जाएं, तो उसके लिए बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ खास मेट्रोज के लिए बहुत फायदा होगा इससे। राइट। संजय जी, जैसा सुनील मंत्री जी ने भी कहा, मंजू जी ने भी कहा, तो आपको क्या लगता है कि वित्त मंत्री के पास एक बेहतर मौका था? चुनाव की दृष्टि से देखें तो वो भी, और अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखें वो भी, जो उनके हाथ से गया। चाहते तो इस वक्त इकोनॉमी को भी सहारा मिलता था और इंडस्ट्री को भी। बिल्कुल, आई थिंक उन्होंने मौका खो दिया है, वो मैं सुनील मंत्री से बिल्कुल सहमत हूँ। एक दूसरी तरफ से अगर आप देखें डिमांड को और ग्रोथ को, आप कॉरपोरेट्स को बढ़ावा भी दे सकते हैं और उस तरीके से भी डिमांड बढ़ा सकते हैं। मैंने इस बजट में वो भी मिसिंग देखा। तो इन्वेस्टर्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं थी कि इस कंट्री को थोड़े पॉजिटिव लुक से देखें। उसके बारे में चर्चा जरूर हुई, उसके बारे में बात जरूर हुई कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं इस कंट्री में, लेकिन किया क्या, बल्कि कंफ्यूजन करके उसको और कॉम्प्लिकेट कर दिया। तो वो सब एंगल से अगर देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर की बहुत ही बुरा बजट निकला ओवरऑल। राइट। तो यहाँ पर रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत उम्मीदें थी लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब हम रुक करेंगे दिल्ली का, जहाँ पर मौजूद है हमारे साथ अनिल शर्मा जी। अनिल जी, दिल्ली में हालांकि जो उनका एक ऐलान है कि 25 लाख तक के लोन पे जहां आपको 1.5 लाख रुपए का ब्याज पे छूट मिलती थी, वो बढ़ा के 2.5 लाख कर दी, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर शायद अभी भी 25 लाख में मकान आते हैं या उतने लोन में आपका काम चलेगा। बहरहाल, लेकिन अगर और बातें देखें तो आप इस बजट से कितने संतुष्ट हैं? देखिए विपिन जी, इनफैक्ट जो बजट में हाउसिंग सेक्टर को उम्मीदें तो थी, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग और रियल एस्टेट मिल करके काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करते रहे हैं जीडीपी ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट को। आप बिल्कुल सही कहें, अफोर्डेबल होम्स की संख्या एनसीआर सबर्ब्स में कुछ ज़्यादा है, और ये 1 लाख का जो इन्होंने जो 1.5 के बदले 1 लाख और ऐड कर दिया, 2.5 लाख तक पर जो 25 लाख के होम लोन पर जो छूट देने की बात है, डेफिनेटली ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को राहत तो देगा। ये एक अच्छी पहल है। अगर इसको एक्सटेंड करके पूरे हिंदुस्तान में हर एक लेवल के बायर्स के लिए होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो टारगेट रहा होगा वित्त मंत्री जी का कि हम टियर 2 और 3 सिटीज़ को ज़्यादा प्रमोट करें, लेकिन एनसीआर के कुछ सबर्ब्स इलाकों में जहां अफोर्डेबल होम, जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा वेस्ट है, ऐसे जगहों पे बायर्स को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन दूसरी बात जो हम लोगों ने ये देखा कि एक्साइज ड्यूटी में या किसी तरह के सीमेंट और स्टील के प्राइसेस में इन्होंने एक चीज़ है कि प्राइस को इंटैक्ट रखा है, उसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होने दी है। और एक जो एबेटमेंट था सर्विस टैक्स में, उसमें भी 1 करोड़ से ऊपर के मकान या 2000 स्क्वायर फुट के मकान के लिए एबेटमेंट 5%, पहले 25% पे हम लोग परसेंटम पे कैलकुलेट करते थे, अब वो एबेटमेंट 30% पे हो जाएगा। यानी कि 1 करोड़ से ऊपर के जो मकान हैं उसके लिए 0.7%, 0.6% सर्विस टैक्स और बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर राहत दी गई थी तो थोड़ा उसको एक्सटेंड किया जाता तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक बड़ी अच्छी खबर होती। आज के समय में जो सेक्टर है ये डिमांड के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा है, सप्लाई के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर
दोनों पक्षों को, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर को ही कोई पैकेज या अनाउंसमेंट या किसी तरह की छूट या सबवेंशन दी जाती। अगर जो होम बायर्स हैं, जो होम सीकर्स हैं या कंज्यूमर हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं टैक्स का जो एग्जेम्पशन था उसको थोड़ा एक्सटेंडेड रहता, थोड़ी टैक्स में छूट मिलती, तो मार्केट में डिमांड बढ़ता और इंडस्ट्री डेफिनेटली थोड़ा और ग्रो करती। जी बिल्कुल, तो और कुछ भी था जो यहाँ पर किया जाता तो शायद इंडस्ट्री के लिए बेहतर होता। अब चलेंगे बेंगलुरु। जेसी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक डेवलपर के अलावा एक अर्थशास्त्री की भी नजर रखते हैं। शर्मा जी, मान लीजिए कि आप ही होते वित्त मंत्री की जगह, तो क्या आप भी इसी तरह का बजट देते या इससे कुछ अलग करने की कोशिश करते अगर रियल एस्टेट के हिसाब से बात की जाए? देखिए, जैसे पिछले जितने भी वक्ताओं ने कहा है, सबकी बातों में जो है तथ्य है। हम सब मानते हैं कि आज रियल एस्टेट जो है एक ऐसी इंडस्ट्री है, इफ़ इट इज़ नर्चर्ड वेल, तो डेफिनेटली जो है इसका लाभ देश की इकोनॉमी को भी मिलता, कंज्यूमर को भी मिलता, और हम जैसे डेवलपर्स को भी इससे फ़ायदा आता था कर है। और हमारी जो मांगे हैं अगर आप देखें तो ओवरऑल उसमें जो है काफ़ी हद तक इकोनॉमिक सेंस भी बनता है, कोई गलत चीज़ तो नहीं महसूस होती। लेकिन साथ साथ जो मेन मुद्दे की बात आती है करके कि हम जो है आज पिछले 3, 4, 5 साल से हर साल 7, 8, 10% का जो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर पास ऑन कर रहे थे। हमें जो चीज़ अच्छी लगी उसके अंदर में कि इस बजट के अंदर में जिस तरीके से उन्होंने जो है फिस्कल डिफिसिट को, करंट अकाउंट डिफिसिट को और अदरवाइज जो है एक्साइज, कस्टम्स, सर्विस टैक्स की ड्यूटीज को प्ले किए बिना, क्योंकि पहले से खबर आनी शुरू हो गई थी कि सुपर रिच टैक्स आता है, इनहेरिटेंस टैक्स आता है, उसके बजाय जो उन्होंने जो समझा अपनी बुद्धि में कि भी जो 4280 लोग हैं जो 1 करोड़ से ऊपर की इनकम टैक्स देते हैं या जो 1 करोड़ से ऊपर का जो अपार्टमेंट खरीदते हैं, जो स्मार्ट होम्स लेते हैं, इस तरीके के लोगों को जो है उनसे हम कैसे कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू हासिल कर सकें। शायद सिंबॉलिक ज़्यादा है, लेकिन उसके पीछे जो है एक अंडरलाइंग मैसेज भी क्लियर है कि दोज हु कैन अफोर्ड दे शुड कंट्रीब्यूट। जहाँ तक रियल एस्टेट की बात आती है, मेरा मानना है कि हमारे देश के अंदर में जो डिमांड आई है, एक जो रेजिलियंस आया है, और जिस तरह से पिछले 2-3 सालों में जो है हमने मोस्ट ऑफ द मार्केट के अंदर में जो वॉल्यूम बढ़ाए हैं डिस्पाइट पासिंग ऑन द इंक्रीज, उसके तहत ये बजट जो है हमको उस मोमेंटम को तो नहीं खराब करता है, काफ़ी कुछ अच्छा जरूर हो सकता था। राइट, तो और कुछ अच्छा भी हो सकता था। एक अर्थशास्त्री के लिहाज से बहुत सारी बातें थी जो वित्त मंत्री जी को ध्यान में रखनी थी, कुछ जगह ध्यान में भी रखी, लेकिन रियल एस्टेट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कुछ करने का मौका बन पड़ता था जो शायद उनके हाथ से जाता रहा। बहरहाल जो कुछ भी उन्होंने किया है, चाहे फिर वो आपके इनकम टैक्स की बात हो जहां पर आपको 1 लाख रुपए ज़्यादा की अब छूट मिलेगी अगर 25 लाख से कम का लोन लेते हैं, अगर आप लग्जरी होम की तरफ जाते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा का घर लेते हैं थोड़ा महंगा पड़ेगा, और 2-4 और बातें जो भी आई है उनको विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट महाकुंभ। एक बार हम फिर आपके साथ हैं जहां पर बात हो रही है प्रॉपर्टी बाजार की, और हमारे सभी गेस्ट सुनील मंत्री जी, संजय दत्त साहब, मंजू याग्निक, अनिल शर्मा जी और जेसी शर्मा जी। आइए इन सब से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और इस बार हम बात करेंगे कि क्या क्या आपको बेनिफिट्स इस बजट में देने की कोशिश की है वित्त मंत्री ने। भले ही उनका साइज छोटा है, वो संख्या में कम है, लेकिन अब अगर हैं तो किस तरीके से आप उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमसे प्रश्न करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और विस्तार से मुंबई से हमारे एक दर्शक ने अपना एक सवाल भेजा है, ये सुनते हैं वो क्या पूछना चाहते हैं। एक सवाल है कि ये जो बजट में अभी एक नया प्रोविज़न किया है कि 1 लाख एडिशनल एग्जम्पशन मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए, और उसमें बताया गया है कि 25 लाख तक ही होम लोन होना चाहिए। तो आज के दिन में हम लोग घर के जो प्राइसेस देखते हैं वो देख के अगर होम लोन 25 लाख से कम मिलना, बहुत सारे लोन्स होते हैं वो 25 लाख के ऊपर ही जा रहे हैं, तो उन लोग को ये क्यों नहीं एग्जम्पशन दिया गया है? 25 लाख के नीचे होम लोन लेना बहुत ही कम लोगों का ये है। सो इवन इफ द पीपल जो अफोर्ड टेकिंग अ लोन मोर देन 25 lakhs, why shouldn't they get this benefit?
राइट, सवाल काफी वाजिब है। 25 लाख की सीमा बहुत कम लगती है, और चूंकि मुंबई से आ रहा था इसलिए थोड़ा और भी साउंड कर रहा था उस तरीके से। लेकिन शायद मंत्री जी इसका दायरा बढ़ा के 40 या 50 लाख तक ले जाते हमारे वित्त मंत्री तो और बेहतर होता। लेकिन ठीक है, अगर 25 लाख में भी है तो आपको क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा, खासतौर पर अगर हम बजट सेगमेंट को देखते हैं? मुंबई जैसे शहरों के लिए ना सही, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज की बात करें मंत्री जी तो देखिए, ATC सेक्शन है जिसमें आप अगर मकान खरीदते हैं और उस पर इंटरेस्ट अदा करते हैं तो एक डिडक्शन मिलता है जो 100% टैक्स फ्री है। मतलब जितना भी इंटरेस्ट आप बैंक को चुकाते हैं वो टैक्स फ्री हो जाता है, आपको उस पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। अब सवाल ये आता है कि ATC सेक्शन जो करीबन 15 या 20 साल पहले डिज़ाइन किया था वो 1.5 लाख रुपया सीमित है। मतलब मोटा मोटी आप 15 लाख का मकान खरीदते हो और उस पर 1.5 लाख रुपया इंटरेस्ट अदा करते हो तो वो कंप्लीट टैक्स फ्री है, आपके एनुअल रिटर्न में डिडक्शन क्लेम मिलेगा। हम ये उम्मीद रख रहे थे कि मेट्रोज़ के लिए ये कुछ सीमाएं अलग बनाएं। मेट्रोज़ के लिए कम से कम 5 लाख तक डिडक्शन दे ATC के अंदर, और नॉन मेट्रोज़ को 3 लाख दे। ये डिमांड इंडस्ट्री की या रियल एस्टेट कम्युनिटी की वित्त मंत्री जी को थी, और हम कुछ उम्मीद भी कर रहे थे कि मेट्रो और नॉन मेट्रो दोनों को थोड़ा सा अलग तरीके से आप ट्रीट करेंगे, क्योंकि मेट्रो की प्राइजेस अलग है। आमतौर पे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 1 करोड़ के नीचे कोई मकान उपलब्ध नहीं है, और पेरिफेरल एरिया में करीबन 50 लाख के नीचे कोई प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। ये आज की रियल फैक्ट है, फैक्चुअल थिंग है। अब वित्त मंत्री जी ने जो अनाउंसमेंट दी है उसमें कुछ कंडीशंस है या राइडर्स है। सबसे पहली बात है कि मकान की वैल्यू 40 लाख के ऊपर होनी नहीं चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, ये सबसे पहला मकान होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये फर्स्ट होम बायर के लिए कंसेशन है। अगर आपके पास मकान आपने खरीदा है तो ये कंसेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आपको कोई भी बेनिफिट ये सेक्शन का मिलेगा नहीं। ये सेकेंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है कि इसका डिडक्शन जो मिलेगा 1 लाख रुपीज़ आप पहले साल में क्लेम कर सकते हो, और वो अगर कुछ रीजन से बैकलॉग रह गया या कैरी फॉरवर्ड रहा तो नेक्स्ट ईयर को इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और फोर्थ कंडीशन, ये जो 1 लाख का डिस्काउंट समझो या पैकेज या बोनांजा आप जो भी समझिए, ये सिर्फ 1 साल में मकान खरीदी करने के वालों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की 13-14, मतलब 1 अप्रैल से शुरू करके 31 मार्च 2014 के पहले आपको मकान खरीदना पड़ेगा जी। तो अगर ये चारों कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं तो ही 1 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलेगा। वो मेट्रो या नॉन मेट्रो के लिए सभी के लिए एक ही लिमिट है। बेडरूम की साइजेस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 1 बेडरूम हो, 2 बेडरूम हो या 5 बेडरूम हो, सभी के लिए है। क्वांटम पे बात की है वित्त मंत्री जी ने, और जो हमारे दर्शक ने सवाल पूछा बिल्कुल वाजिब है कि मुंबई शहर के लिए या NCR के लिए हम बात करें या बेंगलुरु या अन्य शहरों की बात करें तो ये ज़्यादा करके लोग ये इसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे अनलेस अंटिल ये प्रॉपर्टी की डेवलपमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग हो या एक्सटेंडेड सबअर्बन में हो, तो ये डिस्काउंट्स आपको क्वालिफाई करेगा। अदरवाइज हर व्यक्ति को मिलेगा नहीं। मतलब मकान की कीमत 40 के ऊपर आपकी चली जाएगी तो आप ये स्कीम को एलिजिबल नहीं हो। तो काफी राइडर्स भी लगे हुए हैं, इतना आसान नहीं है जितना सामने से दिख रहा है कि आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। मंजू जी, यहाँ पर 40 लाख के सेगमेंट को टारगेट किया है। मुश्किल है मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में बनाना, दिल्ली में फिर भी शायद जमीन है, मुंबई में वो नहीं है वैसी बात। लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे आप लोग ही आगे प्रेरित होते हैं कुछ इस तरह का सेगमेंट में ज्यादा कोशिश करने के लिए, या थोड़ा आउटर स्कर्ट्स में निकल के कुछ नए प्रोजेक्ट लाने के लिए? दैट्स वेरी राइट क्वेश्चन। ओनली थिंग इज़, आप अगर आज देखिए तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में जहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट इज टेकिंग शेप, वहाँ पे इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आउटस्कर्ट्स में इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। पर अगर आप देखें कि ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए मेनली आपका जो मेट्रोज़ है दिल्ली बॉम्बे में या ऐसे बेंगलोर में, वहाँ पे इनर सर्कल्स में इस टाइप का अपार्टमेंट मिलना बहुत मुश्किल है जिसका कॉस्ट 40 लाख के आसपास हो। हर जगह पे कॉस्ट आपका, मैं समझती थी कि ये लिमिट एटलीस्ट 60 लाख प्लस होना चाहिए था। तो एटलीस्ट सम फार सबर्ब्स एटलीस्ट कुड हैव बीन बेनिफिटेड, ये बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात, एक जो ये इन्होंने ये लिमिट दिया है वो जो आने वाले 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, तो आज का जो प्रोविज़न करना है जैसे सुनील जी ने बताया, वो आज एक फ्लैट का प्रोविज़न करते हैं, इसके हिसाब से डेवलपर्स को भी अपना अभी प्लान करेंगे इस टाइप के अफोर्डेबल सेगमेंट में आने के लिए।
तो वो एक फ्यूचर का प्लानिंग हो गया विच विल एटलीस्ट गो लिटिल अहेड। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये टाइप का आज अगर किसी को प्लान करना है कि मुझे इस सेगमेंट के हाउसिंग में जाना है, डेवलपर को भी प्लान करना है और बायर को प्लान करना है खरीदने के लिए, तो वो एक मुश्किल बात है कि ऐसा सेगमेंट पहले निकलेगा और उसमें उसके सामने वो अपार्टमेंट लेंगे। राइट, तो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो सकता, एकदम एक साल की अवधि के अंदर करना मुश्किल है। राइट, संजय जी आपको क्या लगता है कि जैसे मंजू जी ने कहा कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा ये पॉसिबल नहीं दिखता है कि कोई एकदम से ऐसा प्लान बना ले और खरीदार भी एकदम से आ जाए, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन सब से इंडस्ट्री में अगर हम टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात करें तो वहां पर एकदम से सब इस सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे और सरप्लस सप्लाई वहां पर क्रिएट हो जाएगी? तो मेरा मानना है कि अगर आप टॉप 7 सिटीज पकड़ते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे, वहाँ पे ये दिक्कतें आए और मैं बिल्कुल मंजू जी से सहमत हूँ कि वहाँ पे इस प्राइस रेंज में प्रोडक्ट निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री है, वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोकल डेवलपर अफोर्डेबल होम्स हम लोग अभी भाषा दे रहे हैं इसको, वो तो पिछले कितने सालों से बना रहे हैं। तो उनको जरूर प्रोत्साहन मिलेगा, उनको जरूर इंकरेजमेंट मिलेगी कि उनके सेगमेंट में गवर्नमेंट का थोड़ा फोकस गया है और वहाँ पे थोड़ी वेलोसिटी और मूवमेंट ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। अभी वहाँ पे भी दिक्कत आ रही थी, जो वॉल्यूम्स उनको नहीं मिल रही थी। तो अगर आप एग्जांपल लीजिए, अगर आप अहमदाबाद के गांधीनगर की तरफ हाईवे पे निकलते हैं या ओरागडम चेन्नई में निकलते हैं, श्री पेरुम्बदूर में निकलते हैं, या आप सूरत के सबर्ब्स में निकलते हैं, बड़ौदा में निकलते हैं, इन सब जगहों में जहाँ पे डिमांड है और एक आम आदमी निवास करता है और वहाँ पे उसको बेनिफिट नहीं मिल रहे थे, बहुत ही इनकरेज होगा। मेरे को लगता है कि एक जो टियर 3 कैटेगरी का डेवलपर है, जो टियर 4 टियर 3 कैटेगरी का डीएलएफ वगैरह ये सब नंबर 1 में आते हैं, उनको इंकरेजमेंट मिलेगी। तो वो जो डेवलपर्स हैं उनको एक चांस मिलेगा कि अपने बिजनेस को बढ़ा पाएं और इस सेगमेंट को थोड़ा कवर कर पाएं। तो एक यही पॉजिटिव मेरे को नजर आता है उसमें। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी यहाँ पे कि आज रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंगली 20 मिलियन हाउसिंग की जो शॉर्टेज है इंडिया में, उसका मैक्सिमम पार्ट मेट्रोज में है और मैक्सिमम डिमांड मेट्रोज में है। अगर मेट्रो ही इसको कंप्लीटली एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग, तो वी आर लूजिंग अ बिग सेक्टर टू टेक दिस काइंड ऑफ बेनिफिट। जी बिल्कुल, यही सवाल लेके मैं जेसी शर्मा जी के पास बेंगलोर जाना चाह रहा था कि शर्मा जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है देश में, सब लोग गांव से या छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर हाउसिंग की प्रॉब्लम है। शायद छोटे शहरों में उतनी बड़ी प्रॉब्लम आज भी नहीं है, वहाँ लोगों के पास घर हैं, उनके पास एक अल्टरनेटिव के तौर पर होता है कि घर बदले, लेकिन नए खरीदार आपको बड़े शहरों में ही मिलते हैं। ऐसे में इसको पूरी तरह से निगलेक्ट कर देना, अगर यही 50 लाख या 60 लाख तक की छूट दे देते वित्त मंत्री तो ज्यादा बेहतर होता। क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मैं आपसे सहमत हूं। ये तो एक तरह से सिंबॉलिक छूट हुई है करके, क्योंकि 1 साल के लिए छूट देना, 1 लाख रुपए की छूट देना और वो 40 लाख के घर तक सीमित करना करके जो है, वो तो खाली इन्होंने एक नया छूट का जो है माध्यम बनाया है कर है। मेरी समझ में जैसे सब कह रहे हैं कर कि रियल डिमांड तो जो है मेट्रो से आ रही है और वहाँ पे आज 40 लाख के अंदर में घर बनाने वाली कंपनियाँ कम हैं और आज इस बजट के प्रावधान के बाद बनाना चाहेंगे तो देर हो जाएगी, अप्रूवल आते लॉन्च करते हुए, तब तक ये रहेगा कि नहीं रहेगा है, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है कर है। तो मोर और लेस ये जो बेनिफिट जो है वो हमारे हिसाब से तो सभी वर्ग के लोगों को जो आज पहली बार घर खरीदते हैं, बिना किसी लिमिट के जो भी ब्याज चुकता करते हैं वो उनको छूट देनी चाहिए थी। क्योंकि जिस इंडस्ट्री से जो 30 से 40% का टैक्स सरकार के पास ही जाता है, एक एडिशनल घर बिका तो कम से कम उतना इंक्रीमेंटल टैक्स रेवेन्यू उसके पास में चला गया, जिससे उनकी जो फिस्कल डिफिसिट है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल होने में सहायता मिलती कर है। और हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बजट अभी भी जो है पास नहीं हुआ है, लोकसभा में बहस होगी, राज्यसभा में बहस होगी कर है, वित्त मंत्री जी जरूर से इन चीज़ों का ध्यान देंगे और कम से कम ये सुविधा जो कि हमारे कस्टमरों के लिए है उस पर जो है बिना किसी लिमिट के हर स्थिति के अंदर में हर तबके के लोगों के लिए जो है कर देवें तो हमें काफ़ी खुशी होगी। चलिए, तो ये जेसी शर्मा जी की यहाँ पर डिमांड की अभी बजट, क्योंकि दोनों सदनों में फिर से उस पर चर्चा होने वाली है, तो एक अमेंडमेंट उसमें देखने को मिले कि ये थोड़ी सी लिमिट बढ़ जाए और सबको इसका बेनिफिट मिले। बहरहाल चलेंगे दिल्ली, जहाँ पर अनिल शर्मा जी हैं। हमने पहले भी बात की थी शर्मा जी, लेकिन चूंकि दिल्ली का मार्केट एक अलग तरीके का मार्केट है, उसमें बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स हैं सबर्ब में, जहाँ पर आपको 20 लाख 30 लाख तक के भी घर मिलते हैं। आपको क्या लगता है कि
अब एकदम से इस सेगमेंट में डिमांड तेजी से बढ़ेगी और साथ में सप्लाई भी? विपिन जी, जो एनसीआर की बात है, मैं कहूँ तो अगर आप फरीदाबाद देखें या नोएडा देखें, ग्रेटर नोएडा देखें, इवन आप गुड़गांव से आगे चले जाएं, दारूहेड़ा और आगे चले जाएं, या इवन आप चंडीगढ़ के रूट में चले जाएं, तो कुछ सबर्ब्स हैं जहाँ पे कि चूँकि दिल्ली का जो सेंट्रल इलाका है, या इवन गुड़गांव को माने या नोएडा का बहुत सेंट्रल इलाका है, ये सारे यहाँ पे मकान महंगे हो चुके हैं। 40 लाख तक के मकान थोड़ी मुश्किल से मिल पाती है, इसलिए यहाँ का एनसीआर का सबर्ब बड़ा अच्छा डेवलप हो रहा है, चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी एक्सटेंडेड किया गया है। तो यहाँ पे चूँकि एनसीआर का जो पॉपुलेशन स्टोरी है, यहाँ पे 10,000 फ्लोटिंग पॉपुलेशन एवरी ईयर आता है। तो ऐसे केस में जो अगर प्रेशर कहा जाए, थ्रस्ट कहा जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे और यहाँ की हाउसिंग पे बहुत ज़्यादा है, एनसीआर की हाउसिंग पे। तो ये डेफिनेटली ऑलरेडी एनसीआर में डिमांड काफ़ी है और मिडिल और लोअर मिडिल सेगमेंट के मकानों की संख्या भी, सप्लाई भी काफ़ी है। मेरा ये सिर्फ इसमें ऐड करना है कि यदि ये एक्सटेंशन 40 लाख से बढ़ के थोड़ा सा कम से कम 55 या 60 लाख भी होता, तो बहुत जितने भी सबर्ब्स हैं सब कवर हो जाता है। इवन गाजियाबाद के जो नज़दीक के इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी सशक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें जो पूरे देश के छोटे शहरों से गांव तक से लोग दिल्ली में एजुकेशन लेने के लिए, यहाँ इंडस्ट्री लगाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या हेल्थ चेकअप के लिए यहाँ दिल्ली आते रहते हैं, एनसीआर आते रहते हैं। तो वैसे लोगों को एक अगर इस तरह की छूट की सुविधा है तो थोड़ी राहत तो है, लेकिन अगर यही प्राइसेस को एक्सटेंड कर दिया जाता। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, जो रूरल हाउसिंग और अर्बन हाउसिंग के लिए जो फंड की बात की गई है, जी आप देखें कि 93-94% जो इंडिया में होम सप्लाईज है वो प्राइवेट डेवलपर के थ्रू है, और 6 या 7% ही गवर्नमेंट के द्वारा है या गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा है। तो वैसे केसेस में इस तरह के फंड का कोई डायरेक्ट बेनिफिट जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उनके लिए नहीं हो पाता है जी, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं वही उसको यूज करते हैं, क्योंकि बजटरी प्रोविजन सिर्फ उनके लिए है। राइट। तो प्राइवेट डेवलपर के लिए एक रास्ता बचता है कि जो हमारे होम बायर्स हैं कम से कम उनको एक रिलीफ दिया जाए, उनके टैक्स में सबवेंट किया जाए या उनके इंटरेस्ट रेट में छूट दी जाए, उनके टैक्सेशन में छूट दी जाए और डिमांड को क्रिएट किया जाए, उनका जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ाया जाए। राइट। तो ऐसी स्थिति में जी बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि यहाँ की शायद वित्त मंत्री जी अभी भी इस बात को सुन रहे होंगे, और हो सकता है कि अब जब बजट पास होने की प्रोसेस में जाए, क्योंकि हम देखते हैं हर साल बजट आने के बाद उसमें कई चीजें जोड़ी और घटाई जाती हैं, तो शायद ये जो सीमा है ये 40 लाख या 50 लाख तक पहुंच जाती है, तो एक बड़े दायरे में इसका फायदा मिलेगा और कुछ हद तक मेट्रो में भी लोगों को रिलीफ मिलने की उम्मीद हो सकती है। बहरहाल इसके अलावा मंत्री जी ने एक काम और किया इस बार बजट में, वो ये कि उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर वाले घर जो ज्यादातर महानगरों में रहते हैं उन पर हल्का सा सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वहां पर माफ कम कर दिया है, इसकी वजह से वहां पर घर अब थोड़े से महंगे हो जाएंगे। इस पर चर्चा करेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बजट महाकुंभ और बात हो रही है यहाँ पर रियल एस्टेट के लिए हुए ऐलानों की, क्या पाया क्या खोया। और हमारे साथ हमारे सभी गेस्ट बने हुए हैं, सुनील मंत्री जी, संजय दत्त साहब, मंजू याग्निक, अनिल शर्मा जी और जेसी शर्मा जी। तो आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने जो बातचीत की उन सबसे विपरीत यहाँ पर एक काम किया वित्त मंत्री जी ने, वो ये कि उन्होंने मेट्रो शहरों में खासतौर पर जहाँ पर 2000 स्क्वायर फीट के घर या फिर 1 करोड़ से ज्यादा का या तो फ्लैट हो या फिर घर हो, उसमें जो आपको एक सब्सिडी मिलती थी या एक अमेंडमेंट मिलता था सर्विस टैक्स के लिए, उसको उन्होंने 75 से घटाकर 70% कर दिया, जिसका मतलब ये है कि करीब 0.6 या 0.7% आपके घर की कीमत बढ़ जाएगी। इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, एक बार फिर पहले मुंबई से ही बात शुरू करते हैं सुनील मंत्री जी, क्योंकि मुंबई में जो घर बिकते हैं आमतौर पर 1 करोड़ तो अब एक बेंचमार्क प्राइस जैसा हो गया, सबर्ब में भी जाइए तो एक ठीक ठाक घर करोड़ रुपए के आसपास ही आता है। ऐसे में वित्त मंत्री के इस फैसले से कितना इम्पैक्ट पड़ते हुए आप देख रहे हैं? मुझे लगता है ये बजट में वित्त मंत्री जी ने रिच और सुपर रिच जो भी है इसकी काफ़ी अच्छे तरीके से जम के धुलाई की है। जैसा कभी हम देखते हैं कि क्रिकेट मैच में सचिन तेंदुलकर सामने वाले बॉलर की धुलाई करता है, वैसा शायद लगता है कि ये दोनों की अच्छे तरीके से धुलाई की है। ये जो बजट में प्रोविज़न दिया गया है 2000 स्क्वायर फीट से अधिक फ्लैट हो आपका या फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर हो,
कोई भी क्राइटेरिया इसमें से अप्लाई करें तो इस पे सर्विस टैक्स जो है वो 3.09% पीछे देना पड़ता था, वो करीबन 3.75, 3.71 to 75 ये आपको देना होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि आप करीबन जो सर्विस टैक्स की रकम है इसमें 20 से 25% आप एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को अदा करेंगे। नेचुरली ये कंज्यूमर सर्विस टैक्स पे करता है और उस दायरे में हम देखें तो ये इतना मकान कंज्यूमर के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा, ये फर्स्ट फैक्टर। दूसरी फैक्टर है कि टीडीएस का 1% दिया है, मतलब आप मकान खरीदते हैं तो 1% टीडीएस अदा करना होगा, यानी वो 50 लाख के ऊपर क्राइटेरिया है, मतलब 1 करोड़ से आधी लिमिट उसको रखी गई है। तो आप फर्ज करिए कि 1 करोड़ का मकान खरीदते हो तो 1 लाख रुपए टीडीएस के माध्यम से आपको चुकाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये दोनों फैक्टर्स कुछ न कुछ हद तक हाउसिंग सेक्टर पे इम्पैक्ट करेंगे। जैसे कि आपने ये भी देखा है कि जैसे सुपर रिच टैक्स किया गया है उसको 10% सरचार्ज लग रहा है, फर्स्ट फैक्टर। सेकंड, कॉर्पोरेट कंपनीज को जिसका मुनाफा 10 करोड़ के ऊपर है उसको भी एडिशनल सरचार्ज लगाया गया है। तो कुछ न कुछ हद तक ये जो सुपर रिच है, जो 1 करोड़ के, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे सुपर रिच ही खरीदते हैं, पर सुपर रिच या जो हाई ब्रैकेट के इनकम लोग हैं वो जो मकान खरीदते हैं कुछ न कुछ हद तक उनकी मकान खरीदने की क्षमता भी असर करेगी, क्योंकि जब बैंक लोन देती है ये सारे फैक्टर्स माइनस करके उसे लोन देती है, टैक्स, टीडीएस वगैरह सब माइनस करके लोन देती है। तो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और एक दूसरी नेगेटिव जो फैक्टर है जो रिजर्व बैंक से ली गई है डिसीजन, वो भी मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि सर्विस टैक्स, वैट और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, ये जितने भी फैक्टर्स है इस पे कोई भी लोन नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप मकान फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का खरीदना चाहते हैं, बंबई जैसे शहर की बात करें या मेट्रो की बात करें, तो आपका करीबन मार्जिन 30% होगा, फर्स्ट मार्जिन, जो 1 करोड़ की कीमत में आपको 30 लाख रुपए पहले देना होगा। उसके बाद अगर हम स्टैम्प ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स और रजिस्ट्रेशन ये फीस करें तो करीबन इसका 10% कॉम्पोनेंट होता है। तो इसका मतलब हुआ वो एडिशनल 10, मतलब 30 + 10, 40% कॉन्ट्रीब्यूशन अपने आपके जेब से निकालना होगा और बैलेंस ही क्वांटम आपको लोन के माध्यम से मिलेगा। तो मुझे लगता है ये आरबीआई से भी समस्या है और ये बजट के माध्यम से वित्त मंत्री जी के द्वारा भी ये लग्जरीज होम या 1 करोड़ के ऊपर वाले या 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर वाले सभी होम्स पे ये थोड़ा सा निश्चित रूप से एक चिंता का विषय हमारे सामने है। मंजू जी, क्या आप भी सहमत हैं यहाँ पर? क्योंकि मुंबई में 1 करोड़ आम टिकट साइज है और उसके अलावा जब थोड़ा सा यहाँ पर महंगा पड़ जाने वाला है तो आपको क्या लगता है खरीदार जो पहले ही थोड़े से पीछे की तरफ हैं, थोड़ा बैकफुट पे हैं इस समय, तो वो और बैकफुट पे चले जाएंगे, इससे थोड़ी निराशा उनको भी होगी? डेफिनेटली जितना भी लग्जरी सेगमेंट में ये डिज़ाइन हुआ है पिछले 1-2 सालों में प्रोडक्ट, उसको एक बूस्ट देने की बजाय उसमें थोड़ा और डिमांड में कट आ जाएगा, वो एक मुश्किल पॉइंट है। उसमें एक 0.63% का रेज आया है अभी, अगर आप ये टोटल देखें तो। उसके अलावा एक 1.5% और रेज जाता है अगर आप ये जो सरचार्ज को अगर आप कैलकुलेट करें जो परसेंटेजेस में आता है, तो 1.5% इज एडिशनल कॉस्ट टू इट। एंड ऑफ द डे एंड यूजर ऑल्सो विल बी इम्पैक्टेड बाय दैट, वो है। प्लस जैसे उन्होंने बताया कि 1% टीडीएस वो एक इमीडिएट स्पॉट इंक्रीज है क्या? जैसे ये बात हुई कि अभी इसके ऊपर कोई भी इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देता। 1 करोड़ का घर, उसके ऊपर सीधा आपका 1 लाख रुपया जो इंक्रीज है वो कोई भी लोन आपको नहीं मिलता है, उससे आपकी ईएमआई इम्पैक्ट होती है। ओके, राइट। संजय जी, यहाँ पर आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मंजू जी ने कहा या सुनील जी ने कहा, अगर हम देखा जाए तो मेट्रो में 1 करोड़ के घर अब नॉर्मल लोग ही ले रहे हैं, वो कोई सुपर रिच वाले क्राइटेरिया में नहीं बैठते हैं। तो ऐसे में वित्त मंत्री जी का ये फैसला, और जैसे उन्होंने कहा कि टोटल एडिशनल देखा जाए तो 1-1.5% के ऊपर वो चला जाएगा, मार्केट कितना इम्पैक्ट होगा इससे? बहुत ही ज़्यादा मार्केट में इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ऑलरेडी प्राइसेस अगर आप देखें ओवरऑल 2009 से तो 20-30% वो बढ़े हैं। आप प्रॉपर्टी टैक्स देखें टॉप मेट्रो सिटीज़ में, वो भी अपवर्ड ट्रेंड है। सरकार पेट्रोल एंड अदर सब्सिडीज भी कट करी है, उसका भी कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, डेवलपमेंट इंडस्ट्री में कॉस्ट सबकी बढ़ी रही हैं। उसके ऊपर आप ये चीज़ ऑन स्पॉट इमीडिएट डालते हैं तो इसका डेफिनेटली, जिसका ऑलरेडी अफोर्डेबिलिटी पूरी स्ट्रेच्ड है, उसके लिए बहुत ही मतलब दर्दनाक महसूस होगा। मैं ये भी समझता हूँ कि जो डेफिनेशन है सुपर रिच की और रिच की, आई थिंक मिनिस्टर हैज़ मिसकैलकुलेटेड। उन्होंने देखा नहीं कि जो एक मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में जो एक आम आदमी जो सबसे ज़्यादा टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है,
वही अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहा है क्योंकि उसको मकान नहीं मिल रहा है। अब उसी को, क्योंकि वो इस सिटी में रहता है, उसको और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो कि एक टेक्निकल एंगल से देखें वो भी गलत है। तो थोड़ा अनजस्ट सा मेरे को लगता है, और अगर सरकार इसको रोल बैक कर सकती है तो उसको जरूर कंसिडर करना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जो जरूरत है अभी इस बजट की रोल बैक की, वो ये है। राइट। जेसी शर्मा जी, आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर संजय दत्त साहब कह रहे हैं कि इस पॉइंट को पर्टिकुलर में रोल बैक कर लेना चाहिए, और ये शायद बात भी सही होती है। मान लीजिए मेट्रोज में है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं और अपनी कंबाइंड सैलरी से वो एक घर लेने जा रहे हैं, 1 करोड़ 80 लाख 70 लाख जो भी है, लेकिन अब उसकी कीमत बढ़ा दी गई है। बेंगलोर में भी कई घर ऐसे हैं जो नॉर्मल लोग ही खरीदते हैं, लेकिन कीमत उनकी कहीं 1 करोड़ के आसपास टच कर जाती है ना। शहर के 8-10 बड़े शहरों की बात करें तो 1 करोड़ एक एवरेज प्राइस हो चला। ऐसे में ये जो मंत्री जी ने सुपर रिच की एक अपनी परिभाषा सोची, अपना एक दायरा उन्होंने बनाया, थोड़ा सा अनजस्टिस हो गया यहाँ पर। निश्चित रूप से हम तो इससे पूर्णतया सहमत है कि आप अगर देखो तो अगर बाकी चीज़ों में अगर वित्त मंत्री जी जो है अगर टैक्स लगाते हैं, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, तो हमें मालूम है कि काफ़ी हद तक ये इंपोर्ट होते हैं। लग्जरी कारों पे लगाते हैं, हमें मालूम है कि उसके अंदर में जो है जो रिच के लिए जो बड़ी गाड़ियां हैं वो इंपोर्ट होती है, इंपोर्ट कंपोनेंट ज़्यादा होता है। गोल्ड पे लगाते हैं, हमें मालूम है। फ्यूल पे जो है अगर आज आप सब्सिडी कम करते हैं तो हमें मालूम है, क्योंकि इससे इंडिया का जो है एक फॉरेक्स भी जो है इम्पेक्ट होता है। बट जो घर की चीज़ है, ज़मीन देश की है, स्टील सीमेंट देश का है, वर्कर देश का है, कंज्यूमर देश का है, अपनी आफ्टर टैक्स प्रॉफिट से जो वो घर खरीद रहा है, और उसके ऊपर में जो आपने 1 करोड़ से ऊपर के ऊपर में तो पहले आपने उसको जो है इनकम टैक्स बढ़ा के दे दिया करके है, फिर आप घर खरीदते वक्त में TDS की चोट पड़ती है, फिर उसके बाद में सर्विस टैक्स बढ़ा के देते हैं उसके अंदर में। तो हमें तो इसके पीछे लॉजिक नहीं समझ में आता है। साथ साथ में जो है, क्योंकि TDS हम तो जो है पेमेंट जो है इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं, तो उसका एक आपको हिसाब रखना पड़ेगा कर है। कल को कैंसिलेशन होगा तो वापस रिफंड कैसे आएगा उसको समझना पड़ेगा, क्लरिकल काम बढ़ जाएगा, और उससे सरकार को क्या फ़ायदा होता है ये अभी तक हम समझ नहीं पाए कर है। तो हमने भी इस बात से पूर्णतया सहमत हैं कि ये एक ऐसा प्रावधान है जिसको वित्त मंत्री जी को एकदम से जो निष्पक्ष रूप से समझना चाहिए। ये इंडस्ट्री की डिमांड नहीं है, ये तो एक वर्कर्स की जो है एक डिमांड के ऊपर में जो हम किसी तरीके से जो है कंट्रोल करने की चेष्टा कर रहे हैं, जिस पे डेवलपर्स का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर घर आज महंगा मिलता है तो उसके पीछे ज़मीनों का दाम महंगा है, वर्कर्स का दाम महंगा है, प्लान अप्रूवल के खर्चे बढ़ गए, मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए। हम एग्रीगेटर हैं और एग्रीगेटर को बोलो कि आप इसके ऊपर में सर्विस टैक्स हमें अलग से दो, 1% का TDS का हिसाब अलग से करो। निश्चित रूप से जो है इस प्रावधान को वापस लेना ही चाहिए उन्हें। जी, यहाँ पर चलते चलते ब्रेक से पहले हम दिल्ली से भी शर्मा जी की राय ले लेते हैं। अनिल शर्मा जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि दिल्ली का मार्केट भी करीब 70% से ज्यादा इसी तरीके का है, जहाँ मकान की औसत कीमत 1 करोड़ के आसपास ही गिरती है। विपिन जी, देखिए, अगर आपको याद हो तो लास्ट बजट में भी इसका अनाउंसमेंट किया गया था, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से इसको लागू नहीं किया जा सका था। क्योंकि जो सर्विस टैक्स का मामला है, पहला तो उसमें एक्रूअल बेसिस पे है, एक्चुअल रियलाइजेशन बेसिस पे, अपने आप में ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मामला है। और अगर जो एबेटमेंट घटा दिया गया है तो उसमें भी डेफिनेटली जो बायर्स हैं उनके ऊपर सीधा प्राइस का लोड पड़ जाता है। दूसरी जो TDS वाली बात अभी आपने कही, उस TDS में बिल्कुल इतना कॉम्प्लेक्सिटी उसमें भी आ जाएगा कि इंस्टॉलमेंट में लोग पेमेंट करते हैं, जैसा शर्मा जी ने कहा कि फिर कैंसिलेशन का प्रॉब्लम आता है। और एक बायर्स के लिए अल्टीमेटली TDS जमा करना वो कितना, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम इतना हो जाएगा कि अल्टीमेटली लोग अगर घर खरीदने के लिए आएंगे तो एक तो उनके मंथली एक्सचेकर पे लोड आ रहा है, दूसरा वो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो कहीं ना कहीं डिमांड को हम लोग कम कर रहे हैं, लोगों को जरूरत है लेकिन हम ऐसी प्रक्रिया में जा रहे हैं जिससे हमारा डिमांड घट रहा है। तो डेफिनेटली ये ओवरऑल जो इकोनॉमी है या जो अर्बन एरियाज है, जो 70% ग्रोथ का कंट्रीब्यूटर है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे भी इसका प्रभाव एडवर्स पड़ेगा। और मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी से को बिल्कुल सिंपल करना चाहिए। और बहुत ऐसी चीज़ें हैं, अगर होम लोन इंटरेस्ट रेट अगर
घटाने की बात होती है। अगर घटा दिया जाता है तो कम से कम ये 15 साल या 10 साल या 30 साल के पीरियड तक लोग पे करते हैं, वो एक राहत हो सकता है उनके लिए। और ये वन टाइम होता है, लेकिन इसको कम से कम सिंथेसाइज करना चाहिए, इसको कंसोलिडेट करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन को। राइट, तो चीजें कॉम्प्लेक्स ना हो, लेकिन खासतौर पे टीडीएस वाला मामला शायद ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया। पिछले बजट में भी आया था, एक बार फिर रीइंट्रोड्यूस हुआ है। कई दर्शकों के सवाल भी हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे क्या होगा, तो वो सवाल भी लेंगे और इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बजट महाकुंभ और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी बाजार के लिए हुए ऐलानों की। और अब हम पहुंच गए अपने चर्चा के अंत में। एक चीज है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, पिछले साल भी प्रणब मुखर्जी ने इसे अपने बजट में इंट्रोड्यूस किया था और फिर वापस रोल बैक भी किया, और इस बार फिर प्रणब मुखर्जी के बाद यहाँ पर पी चिदम्बरम भी इसे लेकर आए हैं, और वो है 1% का टीडीएस प्रॉपर्टी के सौदों के ऊपर, वो 50 लाख के ऊपर हो जो उनके लिए। इसको समझने की कोशिश करेंगे। सुनील मंत्री जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। लास्ट ईयर भी बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस साल भी ये फिर रीइंट्रोड्यूस कर दिया, क्या पर्पस है इसके पीछे? मुझे लग रहा है कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल अगेन। प्रॉब्लम ये है कि शायद आपने गौर किया होगा कि चिदम्बरम साहब ने ये कहा कि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में ब्लैक कंपोनेंट इन्वॉल्व है, और इसके लिए मैं ये प्रोविजन ला रहा हूँ कि 1% टीडीएस के माध्यम से वो एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी हमारे पास आ जाए। सबसे पहली मैं बात ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जब तक आप पैन नंबर नहीं देते हैं तब तक प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांजैक्शन पूरे इंडिया में कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता है, नंबर 1। तो इनको ट्रेस करने के लिए, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो भी टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, उन्हें ट्रेस करना बहुत आसान है। उसमें टीडीएस अलग माध्यम से लेने की आवश्यकता नहीं है। फर्ज करिए कि आप 1 करोड़ में कोई फ्लैट खरीदते हैं, तो वो पैन नंबर आपका लिखा जाता है, उसी के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। अब ये परेशानी करनी पड़ेगी बायर के लिए, मैं कॉमन फ्लैट परचेसर की बात कर रहा हूँ, कि वो जब 1 करोड़ का मकान खरीदता है तो उसको 1% टीडीएस ट्रेजरी में अदा करना होगा जी। सबसे पहले कॉमन मैन ये टीडीएस भरने की प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझ नहीं पाता है, उसके लिए और एक बर्डन होगा। और दूसरी बात होती है कि ये पूरे लोन कंपोनेंट में इसको असर करती है। जो लोन मिलता है जैसे वैट, सर्विस टैक्स और सारे कंपोनेंट है, हो सकता है ये कंट्रीब्यूशन आरबीआई अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन उसके माने और उसको फिर से 1% का कंट्रीब्यूशन फिर से इन्वॉल्व करना पड़े। तो कुल मिला के प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और मेरा ये मानना है कि शायद वित्त मंत्री जी के सामने फिर से ये बात रखनी पड़ेगी प्रॉपर वे से कि भाई पैन नंबर आपके पास मिल रहा है और कुछ आपको चेक करना है तो आप वो पर्टिकुलर अकाउंट्स का इनकम टैक्स को लिख सकते हो, और ये टीडीएस की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टीडीएस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक प्रक्रिया है जिसे कॉमन आदमी बिल्कुल झेल नहीं पाएगा, और ये और से कॉम्प्लिकेशन होगा, इनफैक्ट वो डिस्करेज होगा फ्लैट खरीदने में। चलिए, तो काफी जटिल हो जाएगा यहाँ पर मामला टीडीएस वाला, और अब वक्त आ गया कि हम शो को कंक्लूड करें। मंजू जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इतनी चर्चा जो हमने इतनी देर में की, तो उसमें टीडीएस का पॉइंट हो या फिर आपका सर्विस टैक्स वाली बात हो, तमाम चीजों को लेकर आपको क्या लगता है कि ये चीजें ठीक है, इससे ज्यादा इनमें से कुछ चीजें रोल बैक हो जानी चाहिए, या वित्त मंत्री जी को अभी नहीं तो एटलीस्ट अगले बजट के लिए कुछ अब सॉलिड सोच लेना चाहिए? डेफिनेटली अगर आप देखें कि मेन जैसे अभी हम सबके बीच में बात हुई कि लैंड कंपोनेंट इज़ वेरी हाई राइट नाउ, प्राइसिंग लास्ट क्वार्टर में प्राइसिंग बहुत बड़े हैं मटेरियल्स के, जैसे सीमेंट है, स्टील है। प्लस अगर आप ये देखेंगे कि अभी रिसेंटली उन्होंने 30 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर मार्बल पे एक और एक्साइज ड्यूटी लगाया है। इनडायरेक्टली टैक्सेस लाइक कॉर्पोरेट सरचार्ज इंक्रीजिंग एंड सुपर रिच taxes and other. There are many taxes which are implementing, and no promotion, no growth to the sector by any such kind of a subsidies and all. If you are not giving that, all these things, no industry status, no raising funds also. So can you tell me that what is the status of growth of the industry? Leave aside all the state issues which all developers are facing, but where we are going with the growth of real estate in coming years. उम्मीद करूंगा कि वित्त मंत्री जी ने ये सुना हो। संजय जी, आपका क्या सुझाव होगा यहाँ? मेरे हिसाब से मंत्री जी को थोड़ा इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के विचार करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे दिक्कतें आएंगी और सरकार को भी दिक्कतें होंगी, और जो एक आम आदमी है जिसको ये बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं वो आम आदमी कौन है, उसको समझने की अगर कोशिश करें तो काफ़ी चीज़ें मैं समझता हूँ वो रोल बैक करेंगे और काफ़ी
इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे अगर एक आम आदमी की अगर पुकार उनके तक पहुंच पाती है तो मैं समझता हूं कि जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दी है 25 लाख रुपए की, उसको जरा दोबारा से देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर वो उसको क्वालिफाई करें सिटी बाय सिटी जी या स्टेट बाय स्टेट तो उसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो आपका मानना सही है, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में 25 लाख होता है, लेकिन बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर में अगर उसकी सीमा 50 और 60 लाख कर दें तो राहत मिल सकती है और इस सेक्टर को जो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है वो इस बजट से वो कुछ हद तक दूर हो सकती है। वो पूरी हद तक तो दूर होने की उम्मीद नहीं है। जी बिल्कुल भी। यहाँ से चलूंगा अब मैं बेंगलुरु, जहाँ पर जेसी शर्मा जी हैं। संक्षेप में शर्मा जी आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या मानते हैं कि क्या रह गया, क्या बच गया जो अब हो जाना चाहिए, अगर अभी नहीं तो अगले बजट में जरूर एड्रेस हो? नहीं जी, अगले बजट में तो जो है वो इलेक्शन का बजट रहेगा, हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस बजट में भी काफ़ी समय है। हमारा तो मानना है कि वित्त मंत्री जी समझेंगे कि 1 करोड़ तक का जो भी आज अपार्टमेंट खरीदता है उसको जो पूर्णतः इनकम टैक्स की छूट, इंटरेस्ट की छूट मिले, उस पर से टीडीएस हट जावे, टीडीएस 1 करोड़ के बाहर भी हट जावे कर है। जहाँ तक सर्विस टैक्स की बात है, ऑलरेडी टैक्स इंडस्ट्री है, इसके अंदर में इसमें भी कोई बढ़ोतरी न करें। जीएसटी जल्दी से जल्दी वो ले आवें ताकि हमारे जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको जो है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि इस साल में उनको लाने का मन है वो लावें, ताकि वैट और सर्विस टैक्स का कन्फ्यूजन खत्म हो जावे, सिंप्लीफाई हो जावे। और हम मानते हैं कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें डिमांड में कमी नहीं है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट में कमी नहीं है, उसके अंदर में इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस न करके अगर छोटी छोटी चीज़ों को अगर वो जो है सुन सके, हम उनके आभारी होंगे। अगर हमारी बात की डिमांड न भी माने तो कम से कम जो उन्होंने जो ये जो हमारे पर बोझ डाला है उसको भी हटा दें तो हम उनको धन्यवाद देंगे। जी जरूर। अनिल शर्मा जी फटाफट आपका कमेंट यहाँ जानना चाहेंगे, क्या कर सकते हैं मंत्री जी आगे और वित्त मंत्री जी? देखिए विपिन जी, अगर हम पुराने इतिहास में जाएं तो कई चीज़ें हटा ली गई, जैसे ATI भी हटा दिया गया जो रियल एस्टेट के मिड सेगमेंट और लोअर सेगमेंट को बहुत फ़ायदा करता था। उसके बाद सर्विस टैक्स इम्पोज कर दिया गया और अब सर्विस टैक्स में अगर आप देखें तो एक्रूअल बेसिस पे वो लिया जाता है, नॉट एक्चुअल रियलाइजेशन के बेसिस पे लिया जाता है, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, अभी 2000 फुट से ऊपर के स्क्वायर फुट के मकान पर पे अबेटमेंट हटा दिया गया। तीसरी चीज़ें हैं कि इंटरेस्ट रेट अभी तक बढ़ता ही बेतहाशा बढ़ता जा रहा है, टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं। जो भी इंडस्ट्री पे जितना लोड है वो उस लोड में कहीं कम नहीं होता दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली अगर इस इंडस्ट्री को मिड सेगमेंट को मानते हुए या लोअर मिड सेगमेंट को मानते हुए भी अगर इस इंडस्ट्री के ऊपर अगर देखा जाए तो ये सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब TDS की बात अगर आप जैसा आपने कहा, अब देखिए एक जो 50 लाख से ऊपर का घर खरीदेगा उसे 10 नंबर लेना पड़ेगा। वो ये सारी छोटे शहरों में अगर 2 आदमी नॉर्मल डेवलपर की बात छोड़ दें तो अगर 2 नॉर्मल आदमी भी आपस में ट्रांजैक्शन करेंगे तो उन्हें भी इस कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक टेंडेंसी होगी कि या तो हम घर नहीं खरीदें या ट्रांजैक्शन ना करें, या करें तो डिवैल्यू करके करें। तो इससे मैं नहीं समझता कि बहुत इंडस्ट्री को या सेक्टर को या ग्रोथ का के लिए कंट्री को कोई बहुत फायदा होने वाला है। मैं यहाँ पर तो मेरा तो यही सजेशन है कि इस पर फिर से ध्यान दिया जाए। जरूर जरूर। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वित्त मंत्री जी भी इसे जरूर सुनेंगे और बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन, फाइनल कॉल उन्हें लेनी बाकी है और उसके अलावा अगला बजट भी उनके दिमाग में जरूर होगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।